सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि हम थ्योरी पोर्शंस पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पोर्शंस पढ़ेंगे। और इस क्लास में मैं आपके लेके आया हूँ वो अकाउंटिंग पोर्शंस, सॉरी थ्योरी पोर्शंस, जहाँ के बाद आज थ्योरी पोर्शन के बाद हम धीरे धीरे अकाउंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कोशिश करी थी कि आपको मैं 11 से कनेक्ट कर सकूँ, इसलिए मैंने 11 का वो पोर्शन आपको पढ़ाया था जिससे कि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएँ। अब थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम अकाउंट्स की तरफ बढ़ेंगे और फिर से हम उसी अकाउंटिंग में आ जाएंगे कैसे प्रॉफिट को बांटते हैं, और उस चीज़ को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे थ्योरी में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपकी पार्टनरशिप होती है वो डील करता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और उसका सेक्शन 4 है, वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में बताता है। हालांकि डील कौन करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करता है, ठीक है। ये उसके एक्ट के अंदर आती है, ठीक है। ये 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हालांकि एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू आजकल आ नहीं रहे हैं, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 है, ठीक है, जो पार्टनरशिप को डील करता है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, आप यहाँ पे डेफिनेशन के पास पहुँचते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है कि डेफिनेशन कह रही है, डेफिनेशन पहली बात आपको याद करने की दिक्कत बिल्कुल नहीं लेनी है, याद नहीं करनी है आपको, सब इसको एक बार पढ़ना है और समझना है, ठीक है। सो पढ़ते हैं जरा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, क्या है बच्चे? ये रिलेशन है, किसके बीच में है? ये पर्सन्स के बीच में है। बहुत अच्छी बात। यानी कि ये रिलेशन किसके बीच में? पर्सन्स। और पर्सन जैसी वर्ड आ जाता है ये साफ साफ इंसानों की बात कर देता है, और भी चीज़ों की बात करता है, बट यहाँ आपके लिए सोच लो कि लोग हैं वो, आप बाकी लॉ वगैरह में पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे समझ लो दो लोग हैं, वो आपस में क्या करेंगे? रिलेशन रखेंगे एक आपस में, ठीक है, और एग्री करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीड, एग्री करेंगे। और साथ में किस चीज़ पे एग्री करेंगे? टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो एग्री करेंगे ऑफ आ बिजनेस। किसके सर? बिजनेस के। यानी कि यहाँ पे एक बिजनेस होगा, रिलेशन होगा, वो एग्री होंगे। और किस बात के लिए एग्री होंगे? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। और यही उनमें एक रिलेशनशिप होगी। इसके आगे साथ में एक आगे लाइन लिखी हुई है, क्या? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? मतलब बिजनेस चाहे किसी एक के द्वारा कैरी करा जाए या उन सबके द्वारा करा जाए कैरी, वो सभी भी सभी लागू होगा। जाहिर सी बात है, जब कोई एक्ट करेगा तो वो जो भी करेगा वो सबके बिहाफ पे करेगा, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा और सारे भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इसके अलावा चाहे तो वो सारे जब बिजनेस करेंगे सो वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बस बेसिक था, ठीक है। अब इसमें इन्हीं डेफिनेशंस के बेस पर जो है वो आपके फीचर्स निकल के आए। डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी, बस मैंने आपको समझा दिया कि ओवरऑल ये क्या कहता था, कि रिलेशन की बात करता था, पर्सन की बात करता था, एग्रीड की बात करता था। हाँ, यहाँ पे थोड़ी जानने वाली बात ये है कि जब यहाँ पे पर्सन की बात करता है तो ये देखो बीच में एस भी लगाया हुआ है। क्यों लगा हुआ है ये भी आपको पता ही होगा, मैं लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि जैसे ये पार्टनरशिप की बात करता है, मतलब पार्टनर की बात करता है, मतलब कम से कम दो लोग तो होंगे। एंड जब भी लोग दो होते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, यानी कि पर्सनस, ठीक है। फिर उनका एग्री होना जरूरी है, फिर प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है, जाहिर सी बात है, और बिजनेस होना जरूरी है, ठीक है। ऑफ अ बिजनेस में क्या होगा? प्रॉफिट शेयर होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, इसी को लेकर के हमारे कुछ फीचर्स निकल के आए, ठीक है। क्या क्या फीचर्स निकल के आए अब हम वो पढ़ेंगे। फीचर्स आपको जानना हो जरूरी है, उस पर कई बार क्वेश्चन बनते हैं या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो क्या है इसके फीचर्स? इसमें जो पहला आपका फीचर है वो आपका टू, इसे मिटा देते हैं, वो है आपका टू और मोर पर्सन। मतलब सर, मतलब जो पर्सन होने चाहिए आपके दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। अब दो या दो से ज़्यादा का क्या मतलब है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो इसमें यहाँ पे दो तो होने चाहिए, यानी कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? टू। तो यहाँ पे मैक्सिमम भी यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट सेट करी हुई है, वो क्या सेट करी हुई है? वो स्टूडेंट अभी आपके लिए है 50, ठीक है। हालांकि इस पर अगर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँ तो आपका जो कंपनीज एक्ट है 2013, वो कहता है कि, वो कहता नहीं है कुछ, बस ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो 100 तक का दे सकती है, अलाउ कर सकती है किसी पार्टनरशिप में, 100 पार्टनर्स अलाउ कर सकती है। बट यहाँ पे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि सर नहीं, हम अभी 50 अलाउ कर रहे हैं। मतलब कंपनी एक्ट ने कहा आप 100 तक रख सकते हो, चाहे तो उससे कम भी रख सकते हो, बट 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लिमिट 50 रखी हुई है। ये लिमिट बीच में कभी चेंज हो जाती है तो वो आप उस टाइम पे देख लेना, हालांकि लेटेस्ट यही इन्फॉर्मेशन है। तो ओवरऑल मिला करके जो मैक्सिमम पार्टनर्स किसी पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकते हैं वो राइट नाउ 50 हो सकते हैं। इसको लेकर के मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ,
ये जो टू और मोर पर्सन लिखा हुआ है, ठीक है, ये दो या दो से ज़्यादा पर्सन होना जरूरी है। अब इनके लिए भी क्या जरूरी है कि ये वो पर्सन होने चाहिए जो होने चाहिए आपके कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नो ये क्या है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? सो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ये जो दो लोग होने चाहिए ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लायक होने चाहिए। इसके क्या कहना चाहता है, ये साफ साफ बात कह रहा है कि जो आपकी एज होनी चाहिए वो मिनिमम आपकी जो होनी चाहिए वो 18 एज होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा बेसिक रिक्वायरमेंट है 18 आपको, फिर ताकि आप माइनर से मेजर बन सके। सो इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट है कि वो लोग जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो तो 18 होंगे ही, साथ ही साथ ये बताया हुआ है कि कौन लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपका लिखा हुआ है पर्सन अनसाउंड माइंड। ये बच्चे थोड़ा सा लॉ की बातें हैं जो आपको सीखनी है, हालांकि जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आप वहां पे जा करके ये चीज़ें दोबारा से सीखोगे। पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये दो लोग हैं जो आपके नहीं हो सकते। कौन नहीं हो सकते? ये लोग कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बन सकते। दीज पर्सन्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब इसको छोड़कर, इनको छोड़कर, और मिनिमम एज जिसकी 18 है वो तो कॉन्ट्रैक्ट के लायक है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट के लायक है तो यानी कि वो उन पर्सन्स की कैटेगरी में आता है जो पार्टनरशिप के क्या बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का यहाँ पे मतलब क्या है? तो यहाँ पे पर्सन ऑफ अनसाउंड का मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, जिसकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक ना हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ आप जा करके अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब खुद अपने दिमाग ठीक से यूज करने की स्थिति में नहीं है और आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो ये यहाँ पे नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड के होते हैं उनको कभी भी पार्टनरशिप में पार्टनर के लिए नहीं आप रख सकते। अगला है आपका पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड लॉ का मतलब क्या होता है? मतलब सोचो कोई बंदा है, ये कोई बंदा था, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है, ये पहले से ही एक फ्रॉड है, ठीक है। इसने किसी कंपनी के साथ घपला करा हुआ है पैसों का, और इस पर ऑलरेडी कोई केस चल रहा था, तो केस में इसको ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये बंदा फ्रॉड है, इसके साथ डील ना करें, ठीक है। और फिर भी आप जा करके क्या करते हैं, इसके साथ आप अपना इसको बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बिजनेस पार्टनर। तो जाहिर सी बात है जब खुद ही कोर्ट ने कहा था कि भाई साहब इस भाई साहब को अपने साथ मत रखना, और आप इसी को अपने साथ रखने लगे, तो यहाँ पर भी ऐसे पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिए जाते, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या पढ़ा अभी हमने? वेरी वेरी सिंपल कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। उन पर्सन में कौन आते हैं? मिनिमम जिनकी 18 एज होती है वो तो आते ही हैं, बट कौन नहीं आते वो हमने यहाँ पे देख लिया, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है, ओके। और एक पार्टनरशिप फर्म में जो मेंबर्स हो सकते हैं वो मिनिमम 2 हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहीं पर फीचर्स में, इसी एक फीचर में एक और चीज़ ऐड ऑन हो रखी है, वो है माइनर एज अ पार्टनर। ये पॉइंट आपको समझना थोड़ा ज़रूरी है। माइनर एज अ, ये कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है। पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ पे माइनर का मतलब क्या है। माइनर का मतलब होता है जो कि लेस देन 18 है। कितना है सर? लेस देन 18, ये हो गया हमारा माइनर। यानी कि जिसकी एज 18 से कम है वो तो माइनर हो गया। मतलब माइनर एज अ पार्टनर, ये क्वेश्चन है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो पहले तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो इंसान 18 से कम का एज है वो पार्टनर नहीं हो सकता, यहाँ मैंने अभी ये पढ़ाया था। बट इसके लिए थोड़ा सा एक एडिशनल प्रोविजन है कि जिसकी 18 से एज कम है वो पार्टनर हो सकता है। मतलब क्या? कैन बी अ पार्टनर।
पार्टनर तो हो सकता है, बट इस पे एक कंडीशन लगी हुई है। क्या कंडीशन लगी हुई? ओनली फॉर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। किसके लिए सर? बिजनेस के प्रॉफिट के लिए। मतलब एक माइनर पार्टनर तो बन सकता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल किसी भी चीज़ के लिए होगा, सिर्फ अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है कि क्या सर अगर लॉस हो गया तो? अगर लॉस होता है, ठीक है, तो माइनर भाई साहब का इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द बिजनेस इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, बट ही विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट। ठीक है सर, किसके लिए? सिर्फ प्रॉफिट के लिए। ठीक है, प्रॉफिट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा और किसी भी चीज़ के लिए नहीं होगा। ठीक है, सो ये थोड़ी सी थ्योरी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन भी पूछ ले माइनर पार्टनर हो सकता है कि नहीं, हाँ हो सकता है, बट उस पर एक कंडीशन भी साथ में आपको बोलनी है। कंडीशन क्या है? कि वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए वहाँ पे होगा और किसी भी चीज़ के लिए नहीं होगा। मतलब कल को कोई लॉस हो जाता है तो उससे कोई भी लॉस की डिमांड नहीं करेगा कि आप लॉस पे करो। ठीक है, ओके। नाउ मैं आगे बढ़ता हूँ अपने अगले फीचर्स के पास। ये मेरा पहला ही फीचर था, अभी तक मैंने आपको बताया था 2 और मोर पर्सन्स, और इसी में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन हो रखी थी, तो वो मैंने आपको बताई। अब अपने आगे दूसरे वाले फीचर के पीछे बढ़ते हैं। दूसरा फीचर क्या है हमारा? बहुत ही अच्छा फीचर है ये दूसरा फीचर, एग्रीमेंट। ये फीचर्स जो आपके बने ना, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन से ही बने हुए। बताऊंगा अभी आपके कैसे। एग्रीमेंट क्या होता है? थोड़ी देर पहले हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, दिखाता हूँ मैं आपको। जहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये रही हमारी डेफिनेशन। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एग्रीड, हु हैव एग्रीड। एग्रीड का मतलब आपस में राजी होना, और इसी चीज़ को हमने यहाँ एज अ फीचर भी लिखी हुई है कि एग्रीमेंट एक पार्टनरशिप में होना बहुत ज़रूरी है। अब इस पर थोड़े से आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या एग्रीमेंट की बात ये कर रहे हैं। सो एग्रीमेंट जब होना ज़रूरी है तो क्या मतलब क्या है? तो एग्रीमेंट से पहले ही समझ में आता है क्या, एग्री होना ज़रूरी है। ठीक है सर, एग्री तो हो जाएंगे। मतलब ये मान लो ये ए है, इधर है बी। ठीक है, ये इनकी शक्ल मैं बनाता हूँ थोड़ी सी। ओके, ये दोनों ऐसे आराम से चेयर पे बैठे, इन्होंने बिजनेस की कोई बात नहीं करी, आपस में बिजनेस करने के लिए एग्री नहीं हुए। बिजनेस अपने आप खड़ा नहीं हो जाएगा सर, ये बिजनेस कभी भी अपने आप खड़ा नहीं होगा। सबसे पहले ये बात करेंगे आपस में, एक दूसरे पर राजी होंगे कि चलो कल को मोमोज बेचना है या कल को हमें समोसे का ब्रांड बनाना है, तो वहाँ पर ये एग्री होंगे। सबसे पहले क्या होंगे? एग्री। या तो ए बात शुरू करेंगे या दोनों मिलकर बात शुरू करेंगे और बाद में एग्री हो जाएंगे। एग्री होने के बाद ही ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बगैर एग्री करे तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा। यानी कि एक पार्टनरशिप के लिए एग्री होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ इस एग्री होने के लिए यहाँ पर आपको जो चॉइसेस दे रखी हैं वो 2 तरीके दे रखे हैं कि आप 2 तरीके से एग्री हो सकते हैं। वो 2 तरीके कौन से हैं? पहला आपका तरीका है ओरल, दूसरा तरीका है आपका रिटर्न। यानी कि एग्री होने के 2 तरीके हैं, या तो आप रिटर्न में एग्री हो जाओ या फिर आप ओरल में एग्री हो जाओ। चलो पहले रिटर्न वाले की बात कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल ना किसी पे भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इंसान कोशिश करता है, क्या नहीं है, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, भरोसा, जिसे मैं कहता हूँ इंग्लिश में ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट के चक्कर में लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। मान लो ए और बी को अपने एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, सो ये क्या करते हैं, ये क्योंकि भरोसा नहीं है तो एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं। कैसा एग्रीमेंट? रिटर्न। तो रिटर्न एग्रीमेंट जब ये बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये किसी डॉक्यूमेंट पर लिखेंगे जा करके। क्या लिखेंगे? कि हाँ मान लो मैं हूँ ए, मैं हूँ बी। ठीक है, ए और बी दोनों के बारे में लिखा जाएगा। हम दोनों मिलकर, ऐसे हिंदी में लिखेंगे, मतलब हम दोनों मिलकर, मैं ऐसे ही नॉर्मली लिख रहा हूँ, हम दोनों मिलकर समोसे का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और वगैरह वगैरह जो भी ये लिखेंगे। ठीक है, ओके, लिखेंगे और उसके बाद इनका जो बिजनेस हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा इन्होंने डॉक्यूमेंट ये जो लिखा है, इन्होंने क्यों लिखा है पता है आपको? ये इन्होंने इसलिए लिखा था क्योंकि इनको आपस में क्या नहीं था, ट्रस्ट नहीं था। मतलब कल को कोई एक दूसरे को धोखा ना दे दे। जिस कंडीशन पे आज ये राजी हुए हैं उस पर कहीं कल की इनकी कोई लड़ाई ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए इन्होंने एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाया ताकि सबूत रहे दोनों के पास कि हाँ हम दोनों ने मिल करके ये बिजनेस स्टार्ट करा था। ओके, तो मैं आपको बता दूं जरा थोड़ा सा, इस डॉक्यूमेंट पे अगर ये लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे, ये दोनों लिखेंगे कि हम दोनों कैपिटल कितनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैपिटल कितनी लगाएंगे। ये दोनों लिख सकते हैं कि अगर हम दोनों में से कोई काम करेगा तो सैलरी कितनी लेगा। ठीक है,
क्योंकि इनमें से हो सकता है एक ही काम करें। इन्होंने ये भी लिखा होगा कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कोई पार्टनर लेना चाह रहा है, या इसी बात है सभी लेंगे तो उसको कितना परसेंट मिलेगा, तो उसका परसेंटेज डिसाइड करेंगे। और क्या डिसाइड कर सकते हैं, ये प्रॉफिट जब होगा तो प्रॉफिट कौन कितना लेगा ये डिसाइड करेंगे। और सर कल को अगर कोई इनको और एक पार्टनर ऐड करना है, यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर करना है, तो वो कैसे करना है, ठीक है, क्या कंडीशन होगी उसके ऊपर, ये दोनों मिलकर के तय करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कल को इनमें से किसी को अगर रिटायर होना है तो वो कैसे होगा। ये सारी कंडीशंस पहले से ही जब भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे इस डॉक्यूमेंट पर लिख दी गई होंगी, और लिखने के साथ साथ इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया होगा, ताकि कल को अगर इनके बीच कोई झगड़ा हो तो, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही तय होंगी कि प्रॉफिट कैसे बांटना है, बराबर बांटना है, या एक दोस्त से लेगा और दूसरा जो बच्चा वैसा वो ले जाएगा, या एडमिशन कैसे करना है। कल को मान लो बी है, उसका कोई बेटा उसको भी ना करके इसमें बिजनेस पार्टनर बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए ए ने पहले से कोई कंडीशन सेट कर रखी होंगी। मतलब सर सारे इस एग्रीमेंट में सारी की सारी ना टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी। क्या लिखी होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस, बिजनेस चलाने की, बिजनेस में डील करने की, ठीक है, आपस में दोनों की रिलेशनशिप की, जिसके बेस पर पूरा बिजनेस चल रहा होगा, ठीक है। अब इन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशन बना ली। तो मैं आपको जरा एक बात बता दूं, ये जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया था ना, ये डॉक्यूमेंट जिस पर क्या लिखी थी, सभी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी, इस डॉक्यूमेंट का नाम पता है क्या है यहाँ पे, पार्टनरशिप डीड नाम है इसका। क्या नाम है, पार्टनरशिप डीड। क्यों इसका नाम पार्टनरशिप डीड है, इसलिए क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट है जिस पे बिजनेस करने की जितनी भी रिलेशनशिप है, उसकी जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारी की सारी इस डॉक्यूमेंट पे लिखी हुई हैं। और आपको बताया गया है कि इस डॉक्यूमेंट को आप क्या बोलोगे, पार्टनरशिप डीड बोलोगे। सो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, ये पार्टनरशिप डीड होता क्या है, क्या होता है पार्टनरशिप डीड, क्या होता है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, ये आसान भाषा में लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा फास्ट करके कर दूंगा। सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये डेफिनेशन लिख ली है, ये पूरा कभी लाइन लिख दी है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करा जाता है जिसपे सारे पार्टनर्स के द्वारा, साइन बाय ऑल पार्टनर्स, एंड कंटेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उस लीगल डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको पार्टनरशिप डीड। यही मैंने जस्ट आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि अगर एग्रीमेंट होना जरूरी है, और एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट हो सकता है आपका ओरल या रिटर्न। अभी हम रिटर्न पढ़ रहे हैं, रिटर्न हो सकता है आपका कैसे, जब एक डॉक्यूमेंट पे आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन बिजनेस की लिख देंगे, ठीक है। और ये तब लिखी जाती है जब आपके बीच में क्या नहीं होता, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट बनेगा, उस पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, और उसी को हमने क्या बोल दिया, पार्टनरशिप डीड। अब इस पे डॉक्यूमेंट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं, जैसे नॉर्मली मैंने यहाँ पे बात भी करी हुई है, कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करोगे, सैलरी क्या मिलेगी, इंटरेस्ट कैपिटल कितना होगा, प्रॉफिट कैसे बांटोगे, एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी बुक में मिल जाएंगी। मैंने आपको नॉर्मली बताने की कोशिश करी है कि बेसिकली क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो, ताकि आपको रिटर्न एग्रीमेंट समझ में आ जाए। सो रिटर्न एग्रीमेंट नई चीज़ें हैं, और इसकी मैंने ये लाइन भी लिख दी, अब लिख लेना, ताकि आपको कल को अगर पूछा जाए एक नंबर में कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है तो आप कुछ लिख के आ सकते।
ओके, अब बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। यानी कि अगर आपको एक पार्टनरशिप का बिजनेस करना है तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्रीमेंट जरूर करो और रिटर्न में एग्रीमेंट करो। अब बात करते हैं कि हमें फिर ये ओरल एग्रीमेंट क्यों बताया गया है। ठीक है, ओरल एग्रीमेंट अब हम पढ़ने मतलब वाले हैं। ठीक है, ओरल एग्रीमेंट के बारे में हम पढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिटर्न एग्रीमेंट हमने इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे पास ट्रस्ट नहीं था, दो लोगों के बीच में इतना ट्रस्ट नहीं था। कल को क्या पता कल कोई किसी को धोखा दे दे, इसीलिए रिटर्न एग्रीमेंट बनाया गया। अब मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स एंड वाई को। ठीक है, और बाय चांस ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स। यानी कि ये एक्स और वाई हैं, एक दूसरे के लिए मरने जीने को तैयार है। क्लास में होते हैं ना एकदम बेस्ट फ्रेंड्स वाले, ये बिल्कुल वैसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इन्होंने मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करा है। किसका, मोमोज का बिजनेस। ओके, अब क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इन्हें पता है कि नहीं लड़ेंगे, इतने कॉन्फिडेंस में है कि ये कल को नहीं लड़ेंगे क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स है। ये एक इसके लिए मरने को तैयार है, ये इसके लिए मरने को तैयार है, इसकी जेब के पैसे ये रख ले, इसकी जेब के पैसे ये रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है ये कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट बनाने में एग्री नहीं हो, क्योंकि फिर ये कहेंगे यार तू मेरे पे शक कर रहा है भाई, कि तू मेरे पे शक कर रहा है, ऐसा होगा ही नहीं। तो ये रिटर्न एग्रीमेंट जब बनाने के लिए नहीं होते तो ऐसे में ये मोमोज तो बिजनेस तो करेंगे, जाहिर सी बात है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कह रखा कि आप चाहो तो कैसा कर सकते हो आप बिजनेस स्टार्ट, ओरली स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ठीक है, ये ओरली इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि इन्होंने मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करा, और मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करके एक्स ने मान लो 50,000 कैपिटल लगा दी, ये एक्स की कैपिटल थी। वाई ने मान लो लगा दिए 1 लाख रुपए। वाई थोड़ा ज़्यादा पैसे वाला था, लेकिन और दोनों ने क्या लिया कि चलो हम प्रॉफिट जो है वो इक्वल इक्वल बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, इक्वल प्रॉफिट। ठीक है, अभी क्योंकि फ्रेंड्स हैं, वाई को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कल को ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कर दिया इन्होंने बिजनेस स्टार्ट। अब कल को, अभी तो ये मान लो सिंगल थे, कल को इनकी शादी वगैरह हो जाती है। ठीक है, नाउ दे आर मैरिड, दोनों के बच्चे हो गए, बीवी हो गए। ठीक है, बहुत अच्छे। हालांकि ये बेस्ट फ्रेंड थे अभी भी, कोई दिक्कत नहीं आई। बट हुआ क्या कि ये एक्स भाई साहब जो हैं ये आते थे बिजनेस में, प्रॉफिट क्योंकि बराबर बराबर बढ़ता था, मान लो 1 लाख रुपए कमाए, 50 के ये ले गया और 50 के ये भी ले गया। ठीक है, 50,000 ले गया 1 लाख कमा के, ये गया स्विट्जरलैंड घूम के आ गया। अच्छा एक बात और, क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड्स से, तो अब ये रहता था तो ये काम कर लेता था, ये रहता था तो ये काम कर लेता था बिजनेस में, और कभी ये काम नहीं भी करता था एक्स, तो भी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। भाई कहता था चलो कोई नहीं, फ्रेंड ही तो है। तो भाई दिन भर बिजनेस में काम करने में लगा रहता था, फाइल संभालता, कभी ये देखना कभी वो देखना। एक्स भाई साहब कभी स्विट्जरलैंड घूम के आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं अपना जम्मू एंड कश्मीर घूम के आ रहे हैं। ठीक है, ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, कभी लद्दाख जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगह ये घूम घूम के आ रहे हैं। कभी कह रहे हैं मैं पेरिस जाऊंगा। ठीक है, पैसे ले रहे हैं और घूम घूम के आ रहे हैं। और आज इनकी, क्योंकि ये भी मैरिड हैं और ये भी मैरिड हैं, ये काम वाम करने नहीं जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जस्ट घूम रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनका बेस्ट फ्रेंड तो बिजनेस चला रहा है और बेस्ट फ्रेंड कोई दिक्कत करेगा नहीं। और बेस्ट फ्रेंड की भी यहाँ फैमिली है, बेस्ट फ्रेंड दिन भर काम पे बिजी रहता है, बिजी। और यहाँ पे भाई साहब की फैमिली है जो ठीक से कहीं घूमने भी नहीं जा पा रही है। ठीक है, भाई की फैमिली में भाई की वाइफ ने पूछा कि आप बिजनेस कैसे कर रहे हो, आपने कैसा का लगा रखा है, तो उन्होंने कहा मैंने 1 लाख लगाए थे, इसने 50 लगाए थे, और हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं, वो भी 50 ले लेता है, मैं भी 50 ले लेता हूँ। अगर 1 लाख कमाते हैं तो मतलब प्रॉफिट 1 लाख का होता है तो 50-50 बांट लेते हैं। वाई की फैमिली वालों ने समझाया कि तुम्हारे अंदर दिमाग कम है। ठीक है, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, तुम दिन भर काम करते हो, वो काम भी नहीं करते हैं, और तुमने पैसे ज़्यादा भी लगा रखे हैं, तो तुम प्रॉफिट ज़्यादा लो ना, तुम मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, तुमने पैसा ज़्यादा लगाया है, प्रॉफिट ज़्यादा लो। अच्छा, बिजनेस करते हैं उनको काफ़ी 10 साल हो गए करीबन, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल हो चुके हैं। तो ऐसा ऐसा होते होते बाई को आज लगा कि हाँ दिक्कत है। बाई ने तुरंत एक्स को बुलाया। किसको बुलाया, एक्स को बुलाया, बोला भाई ऐसा है, खर्चे पानी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, अब प्रॉफिट बराबर बटे, बराबर नहीं बटेगा क्योंकि मेरी कैपिटल ज़्यादा है, तो अब मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा। क्या लूँगा सर, ज़्यादा प्रॉफिट। और एक्स ने कहा अच्छा, एक्स के तो अब पैसे कम होंगे, जाहिर सी बात है, जैसी भाई प्रॉफिट लेगा। एक्स ने कहा यार कैसी बात कर रहा है, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स है और तू वो दोस्ती में ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, भाई ने कहा भाई दोस्ती तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये है कि मैं दिन भर काम करता हूँ। ठीक है, दिन भर काम करता हूँ और जो है मेरी कैपिटल भी ज़्यादा लगी हुई है, तो अब मैं प्रॉफिट ज़्यादा लूँगा। एक्स ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं चलेगा,
क्योंकि एक्स के पैसे कम हो रहे थे। अब एक्स के तो एक्स को भी तो स्विट्जरलैंड वगैरह घूमने जाना है, तो एक्स ने फिर तुरंत एक्स और वाई की क्या होगा यहाँ पे फाइट। ओके, मतलब ओरल एग्रीमेंट में ऐसी ऐसी सिचुएशन संभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक्स की फाइट हो गई और वाई की भी फाइट हो गई, तो एक्स वाई अब कहाँ जाएंगे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए? कोर्ट। कहाँ जाएंगे सर? एक्स और वाई जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट तुरंत इनसे पूछेगी लड़ क्यों रहे हो? कह रहे सर ये प्रॉफिट वाली दिक्कत है। कह रहे ठीक है, पहले से तुमने क्या डिसाइड किया था? एक्स और वाई कह रहे हैं इक्वल इक्वल। कैसे इक्वल? लेकिन यहाँ पे एक्स कह रहा है इक्वल, क्योंकि वाई को ज़्यादा चाहिए। वाई कह रहा है नहीं, पहले तो हमने मैं ज़्यादा लूँगा ये डिसाइड हुआ था। कौन लूँगा? मैं ज़्यादा लूँगा। अच्छा, एक्स बोल रहा है ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना था, इक्वल इक्वल की बात हुई थी। कोर्ट ने कहा लाओ एविडेंस लाओ, वो एग्रीमेंट कहाँ है जो तुमने बनाया था? क्या एग्रीमेंट? अच्छा, एग्रीमेंट उन्होंने तो बनाया नहीं था, क्योंकि इनका एग्रीमेंट कैसा था? ओरल। तुरंत एक्स ने बोल पड़ा कोर्ट से कि साहब बात तो ऐसी है कि हमने तो एग्रीमेंट ओरल बनाया था, तो लिखा हुआ तो कुछ है ही नहीं, सारी बातें तो मुझसे हो गई थी। तो अब यहाँ पे बात किसकी माने? ओरल एग्रीमेंट हो गया, दिक्कत आ गई ना। इसलिए बच्चे कहते हैं कि हमेशा पहले से ही ओरल एग्रीमेंट बना लो, सॉरी रिटर्न एग्रीमेंट बना लो, ताकि कल को अगर कोई लड़ाई वड़ाई हो, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के एज अ प्रूफ आप उस पार्टनरशिप, किसको? पार्टनरशिप डीड को दिखा सको, जो आज इनके पास नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर तुम्हारे पास ओरल एग्रीमेंट था, मतलब तुम्हारे पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, तो डीड भी नहीं होगा, तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व तो मैं कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सॉल्व। और सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कह रहा है दिक्कत मत लो, तुम्हारे लिए पहले से ही हमने बंदोबस्त कर रखा है। ऐसे लोगों के लिए क्या बना रखे हैं? इनके लिए बना रखे हैं बड़ी स्पेशल चीज़, जो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या बना रखे हैं? प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहले मैं आपको बता देता हूँ जरा ये प्रोविजंस कहते क्या हैं। अच्छा, प्रोविजंस चलिए बाद में बताएंगे आपको, भी बस एक प्रोविजन बता देता हूँ। ये प्रोविजन अगर प्रॉफिट की बात करता है ना, तो ये खुद ही कहता है कि अगर आपको ओरल एग्रीमेंट है और आप बीच लड़ाई हो गई है, तो हम आपको जो प्रॉफिट बांटने देंगे ना, वो इक्वल इक्वली बांटने देंगे। मतलब अब यहाँ पे कोर्ट कहेगी कि प्रोविजन में तो ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों की लड़ाई हुई है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाओ जा करके ये प्रॉफिट जो है ना ये इक्वल ही बांटो। कैसे बांटो? इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जाएंगे एक्स और वाई और इक्वली बांटेंगे, नहीं तो फिर कोर्ट इन्हें बढ़िया करके सुनाएगी। तो ये था आपका ओरल एग्रीमेंट पूरा का पूरा, और क्या क्या नुकसान होते हैं ओरल एग्रीमेंट के वो मैंने इस केस स्टडी में आपको समझाने की कोशिश करी। और ज़्यादातर ये बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं, या रिलेटिव्स में ज़्यादातर ऐसा होता है। तो यहाँ मैंने जो आपको अभी एग्रीमेंट का फीचर पढ़ा रहा था, उसमें आपको मैंने पढ़ाया है रिटर्न और ओरल। रिटर्न में आपका डीड बनता है, तो डॉक्यूमेंट होता है, उस पर सारी बातें लिखी होती हैं, कल को लड़ाई हो गई तो यही आप कोर्ट में लेकर चले जाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, सो इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाय ऑल पार्टनर्स, ये मैं बता चुका हूँ। सो आपके लिए भी प्रेफरेबल है कि कभी आप बिजनेस करें वो भी पार्टनरशिप का, तो रिटर्न एग्रीमेंट जरूर बनाएं। कैसा सर? रिटर्न एग्रीमेंट जरूर बनाएं। ओरल वालों का क्या हाल हुआ मैंने आपको बताया अभी कि अभी जब भी ओरल वाले लोग बिजनेस तो कर सकते हैं, एग्रीमेंट भी ओरली हो जाएगा, बट जब भी बिजनेस करेंगे तो कल को ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। ठीक है, और वैसे भी आजकल लोग पैसा देख के नीयत खराब हो जाती है। सो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब अप्लाई होंगे? जब कोई ओरल एग्रीमेंट करके आया होगा, वहीं पे ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। मैंने अभी आपको सिर्फ एक प्रोविजन पढ़ाया है प्रॉफिट को लेकर के, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या नियम है, तो उसके लिए है प्रॉफिट इक्वल बटेगा। बाकी के प्रोविजन मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास होगी उसमें, जब हम और आगे थ्योरी में बढ़ेंगे। अब मैं बाकी फीचर थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर अप कर लेता हूँ जो भी आपके बचे हुए हैं। अभी तक दो फीचर मैंने आपको पढ़ाए हैं, पहला 2 और मोर पार्टनर्स, दूसरा है आपका एग्रीमेंट। अब तीसरे फीचर की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तीसरा फीचर क्या है? थर्ड फीचर है आपका बिजनेस। मतलब सर क्या? बिजनेस होना जरूरी है। पार्टनरशिप मतलब तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब कोई एक बिजनेस होगा, बिजनेस ही नहीं है तो काय का जो है पार्टनरशिप। सो बिजनेस मस्ट बी देयर, बिजनेस मस्ट बी देयर। ठीक है, ओके, ये थर्ड फीचर है, बड़ी नॉर्मल सा फीचर है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप आराम से फॉर्म हो जाएगी। अगला है आपकी प्रॉफिट शेयरिंग।
प्रॉफिट शेयरिंग। अब जाहिर सी बात है आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट शेयर भी जरूर करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके पार्टनरशिप एग्जिस्ट तभी करेगी जब आप प्रॉफिट शेयरिंग की बात करेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट की बात नहीं हो रही तो वो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कुछ कहना चाह रहे हैं ये। और ऐसी प्रॉफिट वाली बातें सिर्फ कहाँ होती हैं, बिजनेस के अंदर होती हैं। ठीक है, सो प्रॉफिट शेयरिंग है मतलब बिजनेस है, बिजनेस है मतलब आप पार्टनरशिप बना सकते हो। फिफ्थ फिफ्थ आपका हुआ है सर, बिजनेस जो है वो चाहे सबके द्वारा कैरी करा जा रहा हो, सबके द्वारा चलाया जा रहा हो, या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबके लिए लागू होगा। ठीक है, आप कोई एक मान लो ऐसे ही करके मान लो दो ए और बी दोनों पार्टनर हैं, अब इसमें से बी काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है बी जो फैसले लेगा उसके लिए ए पे भी वो लागू होंगे। या फिर जाकर के दोनों काम कर रहे हैं और दोनों बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो जो कुछ भी एक्ट करेंगे उस वो सारे के लिए लायबल कौन होगा, ए और बी लायबल होंगे, जाहिर सी बात है। सो कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, ये बस ऐसे ही नॉर्मल ये ज़्यादा आता भी नहीं है। जो आपके मैंने ऊपर के दो आपको पढ़ाए ये आपको समझना बहुत जरूरी है, एग्रीमेंट और पहला जो आपका था टू और मोर पर्सन। ठीक है, इसमें मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर की बात भी करता है, कॉम्पिटेंट की बात करता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालीफाइड वालों इनकी बात करता है, माइनर की बात करता है। ठीक है, ओके। अब मैं ज़रा सा इस डेफिनेशन को दिखा दूं कि फीचर्स यहीं से बने हुए थे। पहली जो आपकी डेफिनेशन में बात आई थी क्या, पर्सन्स, पर्सन्स में बात कर देता है तुरंत टू और मोर की, और जैसे ये बात कर देता है, मैंने पहला फीचर आपको पढ़ाया है, उसके बाद ये बात करता है यहाँ पे एग्री की, एग्रीड की, तो एग्रीड में मैंने आपको तुरंत एग्रीमेंट पढ़ाया है। फिर आपका बात करता है ये शेयर द प्रॉफिट्स, और मैंने प्रॉफिट शेयर की बात करी है। इसके बाद ऑफ आप बिजनेस, वो एक बिजनेस होना चाहिए, तो मैंने बिजनेस की बात करी है। उसके बाद इन्होंने एक लास्ट लाइन लिखी है यहाँ पे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये पूरी लाइन मैंने आपको लास्ट में लिखी है। मतलब पूरी डेफिनेशन की बेस पर ही आपके फीचर्स जो हैं वो डेवलप करे गए हैं। सो यहाँ पे थ्योरी में मैंने जो कुछ भी समझाया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, सो मिलते हैं आपकी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी आगे की थ्योरी के साथ, तब तक के लिए बाय।